हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 11th हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ रहे थे। वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने का मतलब क्या, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। पहले आपको सबसे पहले देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या देखना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहे होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पहले देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसी टाइप का है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मास के लिए ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को बनाओगे ना एनर्जी को ख़त्म करोगे। अगर कुछ एनर्जी के साथ होगा तो वो ये होगा कि एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इसके लिए एग्जांपल क्या है, देखो इसका बड़ा सा डेरिवेशन भी होता है प्रूव करने के लिए, तो उसका हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव करने के बजाय हम क्या करें, इसके कुछ ऐसे एग्जांपल मैं आपको बता दूँ एक दो, जिससे आपको पता चल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ़ैन की। लाइट का जो हमारा जो घर में फ़ैन होता है, फ़ैन के आप चालू किससे करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। फ़ैन की अगर हम बात करें, अपने जो घर में फ़ैन होता है, तो फ़ैन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आती है आपके पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? जब वो रोटेट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी में। रोटेशन मतलब क्या हो जाएगा? मैकेनिक्स का पार्ट है तो मैकेनिकल एनर्जी। अब जब वो आपको हवा लगती है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? विंड एनर्जी में। तो आपको क्या लगता है, एनर्जी क्रिएट करी? नहीं, ना एनर्जी क्रिएट करी ना डिस्ट्रॉय करी, ना आपने एनर्जी खाई है। बस वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, हाइडल पावर प्लांट जो डैम वगैरह पे बने हुए होते हैं। उसका प्रिंसिपल आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ टरबाइन लगे होते हैं ना, ऐसे टरबाइन लगा होता है। ये आपका पंखा नहीं है, ये वो टरबाइन का वो पंखा है। यहाँ पर क्या होता है, पानी आएगा, ठीक है। पानी, अब डैम है तो डैम पे पानी तो आएगी सी। तो ये पानी एक साथ इसके ऊपर गिरा। क्या गिरा? पानी इस टरबाइन के ऊपर गिरा। तो अब क्या होगा, जैसे ही पानी गिरेगा ये टरबाइन का पंखा जो होगा वो रोटेट करना शुरू होगा। रोटेट करेगा तो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? सबसे पहले क्या थी? हाइड्रल एनर्जी थी। क्या थी? हाइड्रल एनर्जी। पानी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रल एनर्जी। हाइड्रल कहाँ कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल में। और फिर वो जो मैकेनिकल होती है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से आपको एक तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी समझ में आ जाएगा, कितने टाइप्स की, कुछ टाइप्स आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पता चल जाएगा। साथ में एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहा है वो पता चल जाएगा। और भी एग्जांपल हम इसके साथ ले सकते हैं। और भी एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एक आपने सोलर एनर्जी का पढ़ा होगा, है ना। सोलर एनर्जी, तो सोलर सेल के साथ होता क्या? सोलर सेल का थोड़ा सा प्रिंसिपल तो नहीं है एक तरह से ये, लेकिन हाँ कैसे काम करता है। मान लीजिए एक सोलर सेल है, इस टाइप के सेल्स बने हुए होते हैं उस पर, आपको पता है ये पूरी सोलर प्लेट है आपकी, सोलर प्लेट है। यहाँ पर आपने आपका सूर्य है ना, सूर्य भगवान है यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, लाइट को ऐसे, लाइट गिरेगी सूर्य भगवान से, सन के पास बहुत सारी लाइट है, सन के पास बहुत सारी लाइट है, वो जैसे ही इस प्लेट पे गिरेगी तो सन के पास पहले क्या था? लाइट एनर्जी बोल सकते हैं और हीट एनर्जी। तो हीट और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरह से इसको बोल सकते हैं, हीट प्लस लाइट एनर्जी। गर्म भी होती है ना धूप। हीट और लाइट एनर्जी का कॉम्बिनेशन कहाँ है? सन के पास। अब वो कहाँ गिरती है? इस सोलर प्लेट के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर। सोलर पैनल के ऊपर क्या होता है, आपको जब ट्वेल्थ में जाओगे तो थोड़ा बहुत पढ़ लोगे फिजिक्स में। सोलर पैनल के ऊपर होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन ही होता है वैसे जनरली। तो क्या करता है उसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी थी, तो वो क्या करता है उस लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद यहाँ से इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सोलर एनर्जी है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन है वो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा धूप देता रहेगा, हमेशा हीट करता रहेगा। और हमारा जो सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट वाला जो सिस्टम है, सोलर एनर्जी वाला सिस्टम, वो चलता है। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में इतना आपके लिए बहुत है। कई बार क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन होता है, वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो। पर हमने 2-3 एग्जांपल ऐसे देखे जिसमें थोड़ा सा अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर की। लास्ट हम जो इस चैप्टर की है वो है पावर ही है। पावर की अगर हम बात करें तो पावर को क्या बोला जाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं ना, कोई भी काम हो गया आपका, उसको किस रेट से कर रहे हैं। जब भी रेट की बात आ जाए तो क्या करना है आपको? जो भी काम का रेट है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर सेकेंड, ठीक है। वॉट भी बोला जाता है। मान लो आप 1 सेकेंड में 10 जूल का वर्क कर लेते हैं या 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपका पावर कितनी हो जाएगी? 10 जूल। अगर हम बोलते हैं कि कितनी पावर आपके अंदर है, हम बोलते हैं ना कितना दम है तेरे अंदर, कितनी पावर है, तो वो क्या बताता है कि अगर मैं आपको बोल दूँ किसी, अगर मैं
एथलीट से पूछूं जो दौड़ता है, मैं अगर उससे पूछूं कि तुम्हारी कितनी पावर है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। वो क्या बोलेगा कि मैं यूनिट टाइम अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में मैं 5 किलोमीटर, वो अगर बोलते कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो उसका कोई मेज़र नहीं है। वो मेज़र क्या होगा कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 1 आवर, मतलब जूल पर आवर में अगर उसकी एनर्जी निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी 5 जूल पर आवर। इस तरह से हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, वो आता है कॉलिजन। क्या है टॉपिक का नाम? कॉलिजन। कॉलिजन की अगर हम बात करें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। तो कॉलिजन का मतलब क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब टकराएंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब टकराएंगे, उसकी वजह से अगर मोशन, उन दोनों के मोशन की वजह से टकराएंगे, उसकी वजह से उनका मोशन अगर अफेक्ट होता है, उनका मोशन अफेक्ट होता है, उनका जो जिस पाथ पर चल रहे थे वो बंद हो जाता है, वो बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिजन। कॉलिजन आपके लिए दो टाइप के होते हैं। एक होता है पहले बात कर देते हैं इलास्टिक की, दूसरा होता है आपके अंदर पास इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इनके लिए क्या कंडीशंस होती है सिर्फ वो देखेंगे, और फॉर्मूला इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक के लिए मैं आपको बता दूंगा। इलास्टिक के लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, सिर्फ जो कंजर्वेशन या जो भी प्रॉपर्टीज़ जो मैं बताऊँगा वो लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलास्टिक कॉलिजन से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? इलास्टिक से। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब आप समझ गए कि दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे। ऐसा कॉलिजन, ये पहले मैं बना ही दूँ कि मान लो ये दो बॉल्स है ना, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी u1, इसकी पहले थी u2, बाद में कितनी होगी? पहले वाले की v1, दूसरे वाले की होगी v2। ये फर्स्ट वाला बॉल है, ये सेकंड वाली बॉल है, ठीक है। अब इलास्टिक कॉलिजन क्या बोलता है? आपका मोमेंटम p क्या रहेगा? कंजर्व्ड। p क्या रहेगा? कंजर्व, मतलब कि जितना मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के पहले था उतना ही कहाँ पर होगा? बाद में। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व्ड ही रहेगी। मतलब मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज़ क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। ये आपका चीज़ होगी। अब अगर आपको बोला जाए कि इसके लिए बताओ कि मान लो m1 u1 था, m1 m2 u2 थी वेलोसिटी इनिशियली, तो बाद में वेलोसिटीज़ कितनी हो जाएगी? इसके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेस होते हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। वो फॉर्मूले याद रखने की जगह जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहले क्या कर दीजिए, जो आपको कंडीशन दी हो बताइए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? m1 इंटू u1 पहले का मोमेंटम प्लस m1 इंटू u2 दूसरे का मोमेंटम। कब? जब कॉलिजन नहीं हुआ। कॉलिजन होने के बाद एक चीज़ बताओ मुझे, मास चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। तो मास तो m1 ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी अब कितनी होगी? फर्स्ट वाले की v1, सेकंड वाले की कितनी हो गई? v2। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो दो वेलोसिटीज़ को रिलेट कर पा रही है। नेक्स्ट क्या करें आप? इसमें काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन लगा दें। मीन्स टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो पहले कितनी एनर्जी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर लगा रहा हूँ बस पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिजन के पहले। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिजन के पहले कितना? हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर। अब आते हैं हम कॉलिजन के बाद। कॉलिजन के बाद कितनी हो जाएगी? पहले वाले के लिए हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। देखो ऐसे डेरिवेशन करना बहुत लंबा हो जाएगा, फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े आएंगे। सिंपल तरीका क्या है? आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज जब मिलेगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी, दो इक्वेशन बनेगी v1 और v2 में, सॉल्व करना काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कब बात करी? इलास्टिक कॉलिजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक देख लिया, इन इलास्टिक भी देख लेते हैं। इन इलास्टिक कॉलिजन कलर थोड़ा बदल देते हैं। इन इलास्टिक के लिए क्या होता है? वही दो बॉल से अभी भी वही दो मूव कर रही है। इस बार मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम तो अभी भी कंजर्व्ड रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब एक कंडीशन हमारे पास पड़ गई कम। पहले हमारे क्या था? v1 v2 की दो इक्वेशन बन रही थी, एक मोमेंटम वाले से बनती थी, एक एनर्जी से बनती थी। अब हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा नहीं। क्या रहेगा? एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते। अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते तो आप कुछ और इक्वेशन चाहिएगी। यहाँ से मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए होता है v1 माइनस v2, वही दो ऑब्जेक्ट है ना जिनकी फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस v2 हो गई थी, वो इक्वल होती है माइनस e इंटू u1 माइनस u2 के लिए। किसी भी टाइप के कॉलिजन के लिए जनरली होता है, जनरली किसी भी टाइप के कॉलिजन के लिए ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक की बात कर लें, स्पेशली अगर इलास्टिक की बात कर लें, तो उसके लिए जो ई जो होता है वो जीरो होता है। ई होता क्या है आपका? पहले ये भी बता दें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कि आपका ई जो बताएगा, ई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी कॉलिजन है वो कितना ज़्यादा इलास्टिक होगा। वो कहाँ से आपको पता चलेगा?
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से इन इलास्टिक है, मतलब कि इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है तो ई की वैल्यू जीरो। अगर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती तो हो सकता है ई की वैल्यू 0.5 हो जाती, थोड़ी बहुत और इलास्टिक होती तो हो सकता है ई की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती, 2 हो जाती, 3 हो जाती। ठीक है, ऐसे हो सकता था। ठीक है, यहाँ से हमने क्या बोला कि ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मतलब v1 माइनस वी टू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या ऑफ द बॉडीज क्या रहती है, सेम हो जाती है। ये एमसीक्यू बन सकता है कि इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें सही है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी मिल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होती है, दूसरे वाले की ज़्यादा होती है पहले वाले से, पहले वाले की ज़्यादा होती है दूसरे वाले से। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो सही क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करिए, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। जब लगा देंगे तो आपको यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जो सेम होगी, सपोज वी के इक्वल है तो आपको मिलेगा वी इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इलास्टिक के लिए बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला आएंगे तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा, बस वही चीज़ें आपको ज़्यादा काम की रखनी है। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछा था, वो देखा था, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये वर्टिकल जो वाई एक्सिस के अबाउट जो सर्कुलर मोशन अगर होगा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये होता है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सपोज करो आर रेडियस का वो पाथ है, यहाँ पर ब्लॉक लगा रखा है एम मास का। हाईएस्ट पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट ए, लोवेस्ट पॉइंट को मैंने नाम दिया यहाँ से पॉइंट बी। अब देखिए, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उसके ऊपर कुछ एम लग रहा होगा, एम तो वैसे हमेशा लग रहा होगा, एम तो उसके ऊपर हमेशा लग रहा होगा। अब जब लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसके अंदर कुछ देखे, सेंटर से जब वो नीचे की तरफ खींचेगा, एम नीचे खींच रहा होगा तो टेंशन भी तो लग रही होगी इस स्ट्रिंग में। इस टेंशन को क्या बोल दिया मैंने, टी। वेलोसिटी ए पॉइंट पे मान ली मैंने वी ए, वेलोसिटी मैंने बी पॉइंट पे मान ली वी बी। एग्जैक्ट जो डेरिवेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, साथ में क्लास में भी करवाया था, पर अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊँ। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। ए के ऊपर कितना टेंशन लगेगा, जब ऑब्जेक्ट ए के ऊपर गया तो उसमें टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब टेंशन अगर जीरो होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा आपको, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, चलो बता ही देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से, एट ए टेंशन क्या होगी, जीरो। टेंशन जीरो हो गई तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी जो होता है कितना होता है, mv²/r। वो पूरा फोर्स कहाँ से मिलेगा, v की वेलोसिटी ए पॉइंट पे v है इसलिए v लिख दिया, किसके इक्वल होना चाहिए, r इंटू जी के बराबर है ना। mv²/r किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी mv²/r किसके इक्वल होना चाहिए, m इंटू जी के बराबर। देखिए, सेंट्रल की तरफ फोर्स कौन कर रहा है, mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही फोर्स क्या दे रहा है इसको, वही फोर्स उसको क्या दे रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो mv²/r शुड बी इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से वेलोसिटी एट पॉइंट ए आपको मिल जाएगी √r इंटू जी के बराबर, ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। मतलब क्या कि एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल जो होगी वही फाइनल में भी रख देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा वेलोसिटी एट बी विल बी √5rg। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, नोट्स में आपको डेरिवेशन पूरा मिल जाएगा, डेरिवेशन का ज़्यादा काम है नहीं वैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसको जो टेंशन लग रही थी वो टेंशन किसकी इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी 6 mg पे। ये कैसे निकलेगी, बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लगाना, टोटल फोर्सेस एक देखो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, एक टेंशन लग रही होगी सेंटर की तरफ, और एक mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम सोल्व करेंगे तो आपको ये दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर खत्म होता है। कल से हम रोटेशनल मोशन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।